नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मीनाक्षी रजत और आप देख रहे हैं इंडिया बोल रहा है। दुनिया इस वक्त बारूद के उस ढेर पर खड़ी हुई है जहां सिर्फ तबाही का धुआं नजर आ रहा है। शांति का वो मुखौटा उतर चुका है जो आज से ठीक 1 महीने पहले जून 2026 में पहना गया था। अमेरिका और ईरान के बीच में हुआ वो ऐतिहासिक समझौता आज पूरी तरीके से स्वाहा हो चुका है और तेहरान ने साफ कह दिया है कि डोनाल्ड ट्रंप के हस्ताक्षर महज एक रद्दी का टुकड़ा है और ईरान अब किसी भी शांति समझौते से बंधा हुआ नहीं है। जंग अब किसी भी सीमा या कायदे कानून को नहीं मानती है। ईरान के सुप्रीम लीडर मुस्तफा खामनेई ने सीधे जंग के मैदान से दहाड़ते हुए अमेरिका को ना भूलने वाला सबक सिखाने की कसम खा ली है। और ये आग सिर्फ 2 देशों तक सीमित नहीं है, इसकी लपटों में पूरा मिडिल ईस्ट झुलस रहा है। कुवैत की रिफाइनरियां जल रही हैं और जॉर्डन का आसमान मिसाइलों से पटा पड़ा है। इराक में ड्रोन गिर रहे हैं और बहरीन में मौत के सायरन गूंज रहे हैं। आज सवाल यह है कि क्या ट्रंप की खर्ग द्वीप को जब्त करने की जिद और खामनेई का यह महाक्रोश मिलकर पूरी दुनिया को उस महाविनाश में झोंक देगा जहां से वापसी का कोई रास्ता नहीं होगा। इस मुद्दे पर करेंगे विस्तार से बात। मिडिल ईस्ट बारूद के ढेर पर बैठ चुका है और समूची मानवता महाविनाश के मुहाने पर खड़ी है। 1 महीने पहले शांति का जो कागज का टुकड़ा डोनाल्ड ट्रंप और तेहरान के बीच में दस्तखत हुआ था, आज वो इतिहास के कूड़ेदान में जा चुका है। सीज फायर तार तार हो चुका है और युद्ध विराम का वो ढोंग अब एक भीषण ऑल आउट वॉर में तब्दील होने जा रहा है। ईरान के सुप्रीम लीडर मुस्तफा खामनेई ने सीधे व्हाइट हाउस को ललकारा है। उन्होंने कहा है कि ट्रंप के दस्तखत रद्दी का टुकड़ा है, उनकी कोई औकात नहीं है और अगर अमेरिका के हमले नहीं रुके तो ईरान ऐसी ना भूलने वाली सीख देगा कि 7 पुश्तें याद रखें। इधर अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने 8वीं रात भी तेहरान की रीढ़ तोड़ने के लिए ताबड़तोड़ हवाई हमले किए। लेकिन इस जंग की आग में झुलस कौन रहा है? कुवैत, जहां ईरान की मिसाइलों ने वाटर प्लांट, तेल रिफाइनरीज को मलबे में तब्दील कर दिया है। इराक में ड्रोन गिर रहे हैं, जॉर्डन में एयर डिफेंस मिसाइलें दाग रहा है और बहरीन में सायरन चीख रहे हैं। अमेरिका को कुछ नहीं चुकाना पड़ रहा है, चुकाना इन तमाम देशों को पड़ रहा है। इन तमाम देशों को ईरान के गुस्से की आग में जलना पड़ रहा है क्योंकि अमेरिका इनके एयरबेस का इस्तेमाल करता है और ये देश चाह करके भी अमेरिका को नहीं रोक सकते हैं, वरना अगला शिकार वो खुद बन जाएंगे। अब आपको इस महायुद्ध की क्रोनोलॉजी को समझाती हूं। जून 2026 में जिस इस्लामाबाद मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग को दुनिया की शांति का मसीहा बताया जा रहा था, उसे खुद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक झटके में द एंड घोषित कर दिया है। डोनाल्ड ट्रंप ने आरोप लगाया कि ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा, इसीलिए यह 14 सूत्रीय समझौता अब खत्म। इस फैसले ने ईरान के भीतर उस बारूद को भड़का दिया जिसकी तपिश अब पूरी दुनिया महसूस कर रही है। ईरान के उप विदेश मंत्री काजिम गरीबाबादी ने सरकारी टीवी पर आकर के ऐलान कर दिया कि जब अमेरिका ने सारी कस्मों को पैरों तले ही रौंद दिया है तो ईरान भी अब अपनी संप्रभुता की रक्षा के लिए यूनाइटेड एंड डिसिसिव डिफेंस यानी एकजुट और निर्णायक युद्ध लड़ेगा और शांति की बातचीत अब पूरी तरीके से दफन हो चुकी है और दोनों महाशक्तियां आमने सामने खड़ी हुई हैं। यानी कि समझौता खत्म और शुरुआत अब सिर्फ और सिर्फ महाविनाश की होगी। कैसे? तो इसे कुछ पॉइंट्स में आपको समझाती हूं। सबसे पहले पॉइंट नंबर 1 ये है कि ईरान ने इस्लामाबाद समझौते के तहत अपनी सभी परमाणु और रणनीतिक प्रतिबद्धताओं को पूरी तरीके से सस्पेंड किया। पॉइंट नंबर 2 ये कि तेहरान का 2-2 का ऐलान हुआ कि अब हम बातचीत की मेज पर नहीं बल्कि देश की रक्षा के लिए जंग के मैदान में व्यस्त नजर आएंगे। पॉइंट नंबर 3, लगातार 8 रातों से अमेरिकी वायुसेना की ईरान के भीतर डीप स्ट्राइक जारी है। पॉइंट नंबर 4 यह कि अमेरिकी हमलों के निशाने पर ईरान के खुफिया ठिकाने आ गए हैं। अंडरग्राउंड हथियार, डिपो, सैन्य रसद सबको नुकसान पहुंचा दिया गया है। वहीं राष्ट्रपति ट्रंप की नई धमकी भी आ गई है कि ईरान के तेल के मुख्य केंद्र खर्ग द्वीप पर हम कब्जा कर लेंगे। बात सिर्फ अमेरिका और ईरान के बीच की नहीं रह गई है। जब ईरान ने देखा कि उनकी ऊर्जा संपत्तियों और मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर को अमेरिकी बम तबाह कर रहे हैं तो ईरान ने अपने पूरे रेजिस्टेंस फ्रंट को एक्टिवेट कर दिया।
और जंग की शुरुआत के बाद पहली बार ईरान के सर्वोच्च नेता मुस्तफा खामनेई का वो खौफनाक बयान सरकारी टेलीविजन पर पढ़ा गया, जिसने अमेरिका के माथे पर पसीना ला दिया। खामनेई ने कहा कि सुपर पावर होने का घमंड पालने वाला अमेरिका याद रखे, हमारे पास उसके लिए ऐसे ना भूलने वाले सबक तैयार है जिसे वो कभी बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। और इस धमकी का पहला ट्रेलर कहां दिखा? अमेरिका के खाड़ी सहयोगियों की धरती पर, जहां ईरान की मिसाइलों ने वो कहर बरपाया है कि पूरा वैश्विक तेल बाजार थर्रा उठा है। तो ईरानी मिसाइलों ने कुवैत में जो कहर बरपाया है, उससे सबसे ज्यादा जो नुकसान पहुंचा है वो पहुंचा है सबसे बड़े वाटर डिसैलिनेशन प्लांट और तेल रिफाइनरी। कुवैत में पानी और बिजली ग्रिड ठप हो गई है। एयर स्पेस को आपातकालीन रूप से बंद करना पड़ गया है। दूसरी तरफ इराक के इरबिल के आसमान, ईरान के आत्मघाती ड्रोन चारों तरफ तबाही मचा रहे हैं, अफरा तफरी मचा रहे हैं। कुवैत और इराक की तरह ही जॉर्डन का हाल है। जॉर्डन का एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिव है ताकि ईरानी मिसाइलों को हवा में मार गिरा दे, और वो दावा भी कर रहे हैं कि हमने ऐसा कर दिया है। बहरीन की कहानी भी कुछ अलग नहीं है। बहरीन में दिन भर हवाई हमले के बाद सायरन गूंजते हैं। ये नागरिक बुनियादी ढांचे पर सोची समझी आक्रामक चोट है, ये खाड़ी देश मानते हैं। लेकिन इस शांति के समझौते को दफन हो जाने के बाद अब अगर कुछ रह गया है तो वो है सिर्फ और सिर्फ बारूद। एक तरफ अमेरिका की प्रेडेटरी स्ट्राइक्स हैं, दूसरी तरफ खामनेई के अविस्मरणीय सबक देने की जिद। लेकिन इस अहंकार की लड़ाई में जो आग सुलग रही है, उसकी आज कुवैत से लेकर के बहरीन तक पहुंच चुकी है। और अगर ये ऑल आउट वॉर में तब्दील हो गया तो दुनिया न केवल तेल के संकट से तड़पेगी, बल्कि मानवता का एक बड़ा हिस्सा मलबे में तब्दील हो जाएगा। ऐसे में सवाल यह है कि इसका जिम्मेदार आखिरकार कौन है? क्या ईरान के खिलाफ अमेरिका का यह रवैया पूरे खाड़ी क्षेत्र के निर्दोष नागरिकों की जान और वैश्विक अर्थव्यवस्था को दांव पर नहीं लगा रहा है? सवाल यह भी है कि कुवैत के वाटर प्लांट को उड़ा करके वहां के नागरिकों को प्यासा मार करके और बेकसूर पड़ोसियों के आसमान में ड्रोन भेज करके ईरान कौन सा प्रतिरोध कर रहा है? और क्या हम आधिकारिक तौर पर थर्ड वर्ल्ड वॉर के पहले चैप्टर में प्रवेश कर चुके हैं? हर कोई इस सवाल का जवाब जानना चाहता है, जिस तरीके से बार बार यहां पर हमले होते हैं। करेंगे चर्चा की शुरुआत। कौन कौन से मेहमान मेरे साथ जुड़े हैं आपका परिचय करवाती हूं। मेरे साथ जुड़े हैं लेफ्टिनेंट कर्नल जे.एस. सोडी, डिफेंस एक्सपर्ट हैं। विंग कमांडर आलोक सहाय, डिफेंस एक्सपर्ट हैं। फिरोज मीठी बोरवाला, ईरान मामलों के जानकार हैं। रवि करकरा, जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट हैं अमेरिका से। सबसे पहले फिरोज जी, जो बयान आया है, जो सुर्खियां बना हुआ है, क्या वो सीधे सीधे ये है कि ईरान ने ऐसी भयंकर तबाही लाने की तैयारी कर ली है जो अमेरिका में सब कुछ मिटा के खाक कर देगा? जी, पहले कुछ टर्मिनोलॉजी को लेकर, उग्रवादी हार्डलाइनर आतंकवादी जो है वो नेतन्याहू और ट्रंप है, जिन्होंने ये वॉर लॉन्च की है ईरान पे, चाहे वो 12 दिन की जंग हो, उसके बाद 28 फरवरी हो या अभी की जो जंग, हर बार हमला एक आतंकवादी और एक हार्डलाइनर नेतन्याहू और ट्रंप की तरफ से हुआ है। नेतन्याहू तो वॉर क्रिमिनल है, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट में वो केस दर्ज है, अरेस्ट वारंट निकल चुका है, वो अरेस्ट नहीं हो रहा है क्योंकि अमेरिका होने नहीं दे रहा है। दूसरी बात, ये जो कंट्रीज है, ये सब अमेरिकन प्रॉक्सीज है, जिसका आप नाम बार बार ले रहे हो, बहरीन, कतर, कुवैत, सऊदी, ओमान वगैरह, जहां अमेरिका के बेसिस है, ये वैसल कंट्रीज है, ये प्रॉक्सीज अमेरिका के। क्योंकि ये टर्मिनोलॉजी क्या होता है कि ये सब उल्टा चल रहा है दुनिया में, इसलिए मैं कुछ सीधे करने की यहाँ कोशिश कर रहा हूँ, ऑन रिकॉर्ड ला रहा हूँ ये सब चीजें। तीसरी बात है कि जो आक्रमण हुआ है, असैसिनेशन हुए हैं, वो हुए हैं अमेरिका और नेतन्याहू की तरफ से। खुलकर बोला है कि वी आर गोइंग टू किल खामेनेई, वी आर गोइंग टू किल अली लारिजानी, ये उनके न्यूक्लियर साइंटिस्ट, ये बार बार वो करते रहे, जनरल सुलेमानी, ये सबको लोग ने मारा है। और कोई इंटरनेशनल लॉ के तहत नहीं, ये खुल्लम खुला वॉर क्राइम्स और असैसिनेशंस है जो हम लोग जानते हैं। और उसका प्रतिरोध हम लोगों ने देखा ईरान के सड़कों पे कि 4 करोड़ से ज्यादा ईरान की जनता सड़क पर आ गई थी। दूसरी बात है कि क्योंकि अमेरिकन बेसिस जो ये गल्फ कंट्रीज में है, वहीं से आक्रमण हो रहा है। पूरा लिस्ट है कि ईरान के अंदर कितने डिसैलिनेशन प्लांट,
कितने अस्पताल, कितने स्कूल, कितने ब्रिजेस, कितने रास्ते, ये पूरा सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर अब अमेरिका जो को लेकर के टारगेटिंग हो क्या रहा तैयारी है ये है। बताइए सर। अमेरिका को लेकर के जी, क्या तैयारी है फिरोज जी? ये क्योंकि तैयारी जिस यही है तरीके से जो कि बयान इन्होंने सामने आया है वो ये बता रहा है कि ये हमले अमेरिका तक होंगे, तो क्या उस बात की तैयारी प्रॉक्सीज के माध्यम से कर ली गई है ईरान की तरफ से? नहीं नहीं एकदम होगा, होगा ही, क्योंकि अभी तक ईरान वाज रेजिस्टिंग इन इट्स ओन वे, मगर अमेरिका पीछे हटने के लिए तैयार नहीं, तो अभी ईरान अपना खुलकर करेगा, मगर ईरान विल डू इट आल्सो लीगली। उन्होंने एक पीपल्स ट्राइब्यूनल बनाया, एक सरकारी ट्राइब्यूनल बनाया है, जिसमें एक एक जो अमेरिकन और इजरायली नेता है और भी वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज के जो लीडर्स है, खास करके जर्मनी के, जिन्होंने हथियार सप्लाई किए हैं, उन सबके वॉर क्राइम्स वो तय होंगे और उसके बाद और फैसला होगा, और उसके बाद जो उनके सजा होनी है वो होगी। उसके साथ ये पॉइंट है कि कल जो कुवैत के डिसैलिनेशन प्लांट पे हमला हुआ था, उसके बाद वो थम गया है मामला, क्योंकि आप ईरान पे हमला करते जाओगे, बाय फाइनली आपको ये जो वैसल प्रॉक्सी कंट्रीज है जो अमेरिका के ताबे में है, जब उनका हमला करते हैं तो उनके टेलीफोन जाते ट्रंप को कि मत करो भाई, ये तो हमको मार रहा है, तभी ये नियंत्रण में आता है, नहीं तो अमेरिका को कोई पड़ी नहीं, वो तो ट्रंप तो बर्बादी में लगा है, हर महीना वो, हर हफ्ता वो, और विटकॉफ और कुशनर फिर स्टॉक मार्केट भी मैनिपुलेट कर लेते हैं, तो इतनी पैसे भी वो लोग छाप रहे हैं, लोगों को मार भी रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर, सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर का भी डिस्ट्रक्शन हो रहा है, और ये जो पूरी अमेरिका की इंपीरियल वॉर है टू कंट्रोल हॉर्मोज, वो हारने वाले हैं, जो उन्होंने 40 डेज के जंग में नहीं कर पाया, वही सब रिपीट हो रहा है, और उसके बाद भी वो लोग कुछ सस्टेन नहीं कर पाएंगे। ये तो तो पूरी अभी तो दुनिया ईरान जानती अभी है कि किस तरीके से ईरान में तबाही मचाई गई है। और अब अमेरिका की क्या तैयारी? क्योंकि अमेरिका की तरफ से रवि करकरा जी, डोनाल्ड ट्रंप लगातार ये कहते रहते हैं मेरी जान को खतरा है, इजराइल ने ऐसी रिपोर्ट भी उन्हें सौंप दी थी, अब ईरान की तरफ से आया हुआ एक बयान उनकी और सरदर्दी बढ़ाने वाला है क्या? देखिए, बिल्कुल दुरुस्त बात है कि अमेरिका में जो है इस वॉर को लेके तो काफी जो लोग हैं वो टायर्ड हो चुके हैं, मतलब कि परेशान हो चुके हैं, क्योंकि आपको पता है कि प्राइसेस बढ़ चुकी हैं। वर्ल्ड इकोनॉमी में 2.2 ट्रिलियन डॉलर्स का हमको बड़ा क्लियर एस्टिमेट दिखाई देता है। जितना अमेरिका को लेके जो बेसिक जो इंफॉर्मेशन जो है वो यही है कि हर एक तरीके से ट्रम्प जो है, जब भी चीज़ें नॉर्मलाइज होती हैं, वो मार्केट को यूज करते हैं और वॉर को यूज करते हैं। एक साइकिल बना दी है जिसके ऊपर काफी अब एनालिसिस हो रही है। लोग ये बड़ी क्लियरली बोल रहे हैं कि जैसे वो अनाउंस करते हैं, फिर स्टॉक्स की खरीदे जाते हैं आम प्रोडक्शन कंपनीज के, फिर वो गिरते हैं, गिरी हुई प्राइस को वो खरीद लेते हैं। तो ये जो है, ये ट्रम्प का जो है, ये जो खेल जो है वो बहुत ज्यादा हो चुका है। तो अल्टीमेटली दो इसमें जो है पहलू जो है, पहला पहलू जो है वो कह रहे हैं कि आप इसको फिनिश कीजिए, जो एक बहुत ज्यादा एंटी ईरान जो एक बहुत लॉबी है, जो आपको पता ही है कि इसराइल से बहुत टाइम से फंडेड है, वो कहते हैं इसको बिल्कुल आप टोटल डिस्ट्रक्शन कीजिए। दूसरे एक बड़ा क्लियरली डिमांड कर रहे हैं अकाउंटेबिलिटी का, किसका फायदा किसको हो रहा है, ट्रम्प की फैमिली को हो रहा है, कौन सी ऐसी जो कंपनीज हैं, जहां प्रोडक्शन कंपनीज जो इस वॉर को, मैं इसके बारे में ट्वीट करूंगा बाद में, और जिसके जो कंपनीज के स्टॉक्स जो है जिनको मैनिपुलेट किया गया है, जिनसे काफी पैसा कमाया गया है ट्रम्प और उनके जितने भी फॉलोअर्स हैं। तो आई थिंक अभी जो सबसे बड़ी जो विडंबना जो ट्रम्प के लिए है कि वो खेले तो जा रहे हैं, पर जो ये ने जो अपना हमेशा ये निकाल देते हैं कि मुझे असैसिनेट किया जाएगा, वो बात दुरुस्त है। उनके पास 2-3 अटेम्प्ट्स हो चुके हैं और उनको लगता है कि अगर मेरे साथ कुछ होगा, तो उन्होंने ये भी बड़ा क्लियरली धमकी दी है कि आप पूरे ईरान को डिस्ट्रक्ट कर दीजिए। देखिए, ये इतना ईजी नहीं होता है। देखिए, मैं हाल ही में जापान में था और वहां भी नागासाकी का आपको पता ही है कि वो दुनिया को, हम सारी दुनिया ने देखा था कि अमेरिका ने वहां पे क्या किया था। तो आज की डेट में 2026 में चाहे कोई भी प्रेसिडेंट हो, तो ये वो ऐसे उठ के नहीं कर सकते। ये सिर्फ ट्रम्प जो है, जो पैसे पहले प्रेसिडेंट है जो बिल्कुल बेबुनियाद लूज टॉक करते हैं, उनका काफी ज्यादा जो सपोर्ट है वो दिन बर दिन कम होता जा रहा है। इसीलिए वो शॉक एंड ऑ, एक थ्योरी जो है जिसको कहते हैं शॉक किया फिर ऑ किया, तो वो थ्योरी जो है ये लगातार एक सोच रहे हैं कि ये एक कोई टीवी का शो चल रहा है और इससे जो है बहुत ज्यादा प्राइसेस का इम्पैक्ट हुआ है और ओवरऑल ग्लोबल इकोनॉमी में इम्पैक्ट हुआ है। और आपने बहुत इंपॉर्टेंट बात बोली मीनाक्षी अपने एनालिसिस में कि इसका खमियाजा जो है वो पारे जितनी भी कंट्रीज, आपको कुवैत में, मैं वाटर टेक्नोलॉजी में काम करता हूँ, मैं एयर वाटर जनरेशन में काम करता हूँ। मैं आपको बता नहीं सकता कि हमारे पास कितनी रिक्वेस्ट कुवैत और बाकी जीसीसी कंट्रीज से आई हैं, क्योंकि उनको एयर वाटर जनरेटर की मशीन चाहिए जो आजकल अवेलेबल नहीं है। और जो बहुत बिल्कुल सही आपने एनालिसिस किया है कि अगर पानी जो है, चाहे वो ईरान में हो, चाहे कुवैत में हो, कहीं भी हो, जहाँ पे पानी खत्म होता है वहां पे बहुत बड़ी दिक्कत होगी, क्योंकि आप रोटी खा लेंगे, आप ब्रेड खा लेंगे एक साल तक,
आप 3 दिन के बाद पानी के ऊपर मांगेंगे, और वहां पे पानी जो डिसैलिनेशन प्लांट से ही आता है। तो ये एक बहुत बड़ा एक जो है ईरान ने जो बड़ा क्लियरली बोला है कि हम अब सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर को अटैक कर रहेंगे। तो ये दब दोनों जो है अपसाइड, जो मुझे जो चिंता जो लगती है, ये एक ऐसा पहलू आ गया है इस वॉर में। अगर आपको याद है, आपके कार्यक्रम में काफी टाइम से हम लोग आ रहे हैं, जी। तो यहाँ पे दोनों ही जो है पार्टीज वो कह रही है टोटल डिस्ट्रक्शन है। और इसमें बाकी जितनी भी कंट्रीज हैं उनको बहुत ज्यादा फर्क पड़ा। और सऊदी अरेबिया को देखिए कोई तो स्टैंड लेना पड़ेगा, क्योंकि सऊदी अरेबिया भी वेट एंड वॉच, कभी ये बोलना कभी वो बोलना। और यहाँ पे सऊदी अरेबिया का अपना खुद का एक अलग से गेम चल रहा है बिटवीन बिल्कुल, उनका सऊदी स्टैंडर्ड अरेबिया, बहुत ज्यादा यूएई, स्पष्ट ईरान। नजर नहीं आ रहा है। देखिए, अमेरिका के साथ भी खड़े हुए हैं, इसराइल के साथ भी जाकर के खड़े हुए हैं, ईरान के साथ भी खड़े हैं, कभी ईरान के खिलाफ खड़े हैं। विंग कमांडर आलोक साय जी, अब आगे मिडिल ईस्ट में और कौन कौन सी तबाही आने वाली है? अमेरिका की तबाही क्या सच में उसी तरीके से आएगी जैसी कल्पना हर किसी की तरफ से की जा रही है, कि कुछ प्रॉक्सीज हैं जिनके दम पर ईरान अमेरिका में तबाही लाएगा? मीनाक्षी जी, किससे पूछा आपने? जी, आप ही से पूछा सर। जी, आवाज कट गई थी। जी, नमस्कार। नमस्ते सर। ये ईरान जो है प्रॉक्सीज के सहायता से तो नहीं, वो सीधे आक्रमण करेगा अभी मिडिल ईस्ट के देशों में ही। अमेरिका के ऊपर जो आक्रमण होगा वो उनके स्लीपर सेल से आक्रमण हो सकता है। इनके पास अभी कोई पुख्ता सबूत नहीं है कि इनके कोई भी मिसाइल वो अमेरिका में पहुंच जाएंगे। हालांकि छन के खबरें आ रही हैं कि कुछ इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल 14,000 किलोमीटर के ईरान ने दिखाए हैं कि उनके पास आ गया है, या उन्होंने खुद निर्माण किया है या उत्तर कोरिया ने दिया है, ये अभी संशय का विषय है जी। लेकिन अमेरिका के ऊपर सीधा आक्रमण तो मुझे नहीं लगता कि अभी ईरान कर पाएगा। ईरान अभी बुरी तरह से आक्रमण कर रहा है। अमेरिका के जितने सेंटर हैं, जैसे आप देखिए कि उन्होंने यूएस का जो मैरिटाइम सर्वेलेंस रडार था ओमान में, उसको ध्वस्त कर दिया। कुवैत में जिस तरह से आक्रमण किया, बहरीन में आक्रमण किया, और उसके बाद जो उन्होंने सीरिया पर भी आक्रमण किया है। यूएस का स्पेशल फोर्सेस का वहां एक कमांड सेंटर था अल 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 ताफ में, उसको ध्वस्त किया। तो और जॉर्डन में जिस तरह से 2 अमेरिकी सैनिकों की जान गई और कुछ जो घायल हुए हैं, इससे अमेरिका जो है ट्रंप काफी बौखला गए हैं और वो मरने मारने पर उतार हो गए। उन्होंने बहुत ही गुस्से में आकर के सेंटकॉम को आदेश दिया है कि ईरान में तबाही लाने के लिए। लेकिन इसी बीच में चूंकि युद्ध का स्तर इस तरह से बढ़ता जा रहा है कि इसमें खतरा हो रहा है कि सिविलियन और सिविलियन संयंत्र भी इसके चपेटे में आएंगे। तो उधर यूनाइटेड नेशंस भी एक्टिव हो गया है। यूनाइटेड नेशंस के जो ह्यूमन राइट के चीफ हैं मिस्टर वॉकर तुर्क, उन्होंने अभी बयान दिया है कि अगर जानबूझ करके किसी भी नागरिक या नागरिक संयंत्र पर आक्रमण किया जाएगा तो वो वार क्राइम माना जाएगा। तो अमेरिका और लेकिन इसमें एक कैच है मीनाक्षी जी, कि वो रेल ब्रिज, वो सड़कें जो वार एफर्ट में सहायता दे रही हैं, उन पर अगर आक्रमण किया जाता है तो वो वार क्राइम नहीं माना जाता है इंटरनेशनल लॉ के हिसाब से। तो अभी आप देखिएगा कि अभी तो सीमित लड़ाइयां हो रही है, सीमित जगह पर इसीलिए आक्रमण किया जा रहा है। लेकिन ये जो वाटर डिसैलिनेशन प्लांट पर आक्रमण हुआ है, इसको जस्टिफाई करना मुश्किल है, क्योंकि इसका युद्ध में सीधा उसका संबंध नहीं है। तो ये थोड़ा मुश्किल होगा और ये एक हथियार दे सकता है अमेरिका को युद्ध का स्तर बढ़ाने के लिए। तो अभी देखना, मैं देखिए आपके चैनल पे मीनाक्षी जी, मैं शुरू से कहता आया हूं 2 चीज। एक तो मैंने बोला था कि एमओयू जो है वो अमेरिका ने इसलिए साइन किया है कि उसको समय चाहिए था अपने हथियारों की आपूर्ति के लिए। उसके बाद मैंने जब समय आया, मैंने बोला कि अब अमेरिका का आक्रमण होने वाला है। कई पैनलिस्ट ने कई बार इस बात को बोला था कि इतना इकोनॉमिक क्राइसिस है और अभी अमेरिका आक्रमण नहीं कर सकता है। मीनाक्षी जी, फॉल्ट लाइंस इतने डीप है, इस तरह का शासन ईरान में है और इस तरह का शासक अमेरिका में बैठा हुआ है कि ये युद्ध टाला नहीं जा सकता है। और मुझे तो बहुत ही ज्यादा भयानक बर्बादी दिखाई दे रहा है आगे आने वाले दिनों में। जी मीनाक्षी जी। जी, तो लेफ्टिनेंट कर्नल जय सोडी सर, की आगे आने वाले दिनों में बहुत सारी तबाही आने वाली है, वो तो हम देख ही रहे हैं। जिस tariके से ईरान से तस्वीरें सामने आ रही हैं, बहरीन से तस्वीरें सामने आ रही हैं, या फिर कुवैत से तस्वीरें सामने आ रही हैं, वो बता रही हैं कि मिडिल ईस्ट की आबो हवा पूरी तरीके से खत्म हो चुकी है। हमने बहुत शुरुआत से ये बताया था कि सिर्फ ये लड़ाई ये तेल गैस तक की नहीं रह जाएगी, बल्कि पानी तक भी पहुंच जाएगी। और ये बता भी रहे रवि करकरा जी कि किस तरीके से अब हाहाकार वहां पर बच गया है। जय हिंद मीनाक्षी जी। जय हिंद सर। ये मेरा सौभाग्य कि मैं आपके न्यूज चैनल पर हूं और विख्यात को पहले इसके साथ हूं। 1985 को में
बोतरोस बोतरोस गाली, जो कि संयुक्त राष्ट्र के सेक्रेटरी जनरल थे, उन्होंने कहा था कि तीसरा विश्व युद्ध पानी के ऊपर होगा। ट्रू। उनकी ये बात सच होते दिख रही है। ईरान में 95 डिसैलिनेशन प्लांट हैं, जिससे रोजाना 6,38,000 पीने का पानी निकलता है। और जिस तरह से अमेरिका ने अभी एक गांव में वहां पे टारगेट किया एक डिसैलिनेशन प्लांट को, जो कि 10,000 लोगों को पानी देता था और 20 गांव में पानी जाता था, तो डेफिनेटली ईरान ने भी वही हरकतें अब खाड़ी के देशों पे शुरू कर दी हैं। और हम सारे जानते हैं कि खाड़ी के देश जो हैं वो सारे डिसैलिनेशन प्लांट पे निर्भर है पीने के पानी के लिए। आधा तो पूरा इलाका रेगिस्तानी है। तो डेफिनेटली जैसे जैसे पानी की मात्राएं होगी, जैसे जैसे वहां का हर नागरिक पानी के बूंद के लिए तरसेगा, उनकी देशों की सरकारों को कुछ ना कुछ बड़ा करना पड़ेगा। जहां तक ईरान है, ईरान तो पूरी तरह तैयार है। ईरान तो अगले 4 साल भी युद्ध के लिए तैयार है। लेकिन क्या अमेरिका खाड़ी देशों की इतनी लंबी मदद कर पाएगा? मेरे को तो नहीं लगता। एक ही तरीका है अमेरिका को ये युद्ध जीतने का, वो है ईरान पे परमाणु बम दागना, जैसे उसने 1945 में जापान पे दागा था और जापान पे जीत पा ली थी। इसके अलावा अमेरिका के पास कोई चारा नहीं है। मैं ये भी दर्शकों को बताना चाहूंगा कि ये जो युद्ध विराम हुआ था 8 अप्रैल को, तब से लेके जो युद्ध विराम चला थोड़े हफ्ते, और अब ये जंग दोबारा शुरू हो गई है। डोनाल्ड ट्रंप ये जंग शुरू नहीं करना चाहते थे, लेकिन अमेरिका की अमीर यहूदी लॉबी और नेतन्याहू और मोसाद, उनके पास ट्रंप के इतने काले कारनामे, हर ईस्टर्न फाइल के हर तीसरे पन्ने पे उनकी वारदातें लिखी हैं। ट्रंप के ऊपर इतना दबाव इन्होंने डाला कि ट्रंप को दोबारा युद्ध शुरू करना पड़ा। आज रिपब्लिकन पार्टी के सेनेटर्स ट्रंप के खिलाफ हैं, अमेरिकी आवाम मेजॉरिटी इनके खिलाफ है। बल्कि अभी 4 जून को एक रिसर्च हुई थी अमेरिका में, जो प्यू ने की थी, प्यू रिसर्च ने, उसमें उन्होंने कहा था कि 35 साल तक आयु के जो वहां के नागरिक हैं, उसमें से 73% इजराइल के खिलाफ हैं, और जो अमेरिका समर्थन दे रहा है इजराइल को, उसके खिलाफ है। यानी जो यंग जनरेशन अमेरिका की, वो पूरी तरह से ट्रंप और नेतन्याहू के खिलाफ है। लेकिन क्योंकि यहूदियों के पास वहां बेशुमार पैसा है, मोसाद के पास ट्रंप के काले करतूतों के कारनामे हैं, तो ट्रंप को ये करना पड़ रहा है, ये जंग दोबारा शुरू करनी पड़ रही है। लेकिन ज्यादा देर तक अमेरिका नहीं इसको चला पाएगा। जहां तक बात है हथियार को रीकू करने की, अभी कुछ हफ्ते पहले वॉशिंगटन पोस्ट का एक डिटेल आर्टिकल आया था, जिसमें उन्होंने पूरा डिटेल में दिया था कि जो बेसिक मिसाइल्स अमेरिका की, चाहे पेट्रियट है चाहे थार्ड है, उसे 1.5-2 साल तो लगेगा रिकूप करने के लिए। ऊपर से चाइना ने रेयर अर्थ मिनरल्स पे बिल्कुल वहां पे कंट्रोल कर दिया है। तो ये जो पॉज हुआ था, ये जो युद्ध विराम हुआ था, वो ट्रंप की मंशा थी युद्ध विराम की, क्योंकि युद्ध को नहीं आगे लेकर जाना चाहते थे। लेकिन जिस तरह से यहूदियों ने उन पे दबाव डाला, उनके पास कोई चारा नहीं था। देखिए मीनाक्षी जी, एक बात साफ है, पिछले 40 साल के अगर हम आंकड़े देखें जी, अमेरिका ने जिस जिस देशों पे वार किया है, जिन देशों की सेनाएं में थोड़ी भी ताकत थी, अमेरिका कभी नहीं जीता है। वियतनाम हो, अफगानिस्तान हो, अब बस। ईरान हो। और यही जब एक्सपर्ट हमारे बैठते हैं, पैनलिस्ट हमारे बैठते हैं, तो फिरोज मीठी बोलवाला जी यही कहते हैं कि जब ईरान अपने सब कुछ झोंक करके, ताकत झोंक करके खड़ा हो गया है, तो अमेरिका का जीत पाना यहां से नामुमकिन है। बात सही है, और मैंने तब भी कहा था कि ईरान वॉर के लिए तैयार है और डिप्लोमेसी के लिए तैयार है। आपको बात करनी है तो उससे हल करो, वॉर करनी है तो वॉर करेंगे। ईरान के पास स्टेइंग पावर है, अमेरिका के पास नहीं। और सोदी साहब ने जो बोल दिया कि ये सिर्फ 4 साल नहीं, वो तो 10 साल लड़ लेगा। और ये जो न्यूक्लियर ऑप्शन की बात है, देखिए वर्ल्ड वॉर 2 में जापान हार गया था, एक एशियन मुल्क पे अमेरिका ने अपनी ताकत बता दी थी कि मैंने वो हिरोशिमा नागासाकी कर दिया, वरना जापान तो सरेंडर मोड में आ गया था। और ईरान न्यूक्लियर अटैक के लिए भी तैयार है। एक बहुत बड़ा विशाल देश है, आप एक न्यूक्लियर अटैक करोगे, उसके बाद जो ईरान उसका जवाब देगा, और उसके बाद ईरान न्यूक्लियर टेस्टिंग करके अपना खुद का अणुबॉम्ब तैयार कर लेगा। नॉर्थ कोरिया भी है, दूसरे देश भी है जो उसको सप्लाई करेगा। तो ये जो न्यूक्लियर ऑप्शन है, वो भी अगर नेतन्याहू को, ट्रंप को कर लेना है, वो भी करके देख ले, दुनिया की बर्बादी होगी। मगर मैं आपको वापस बता रहा हूँ कि ये जो भी सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर, जो वाटर प्लांट्स खास करके जो अटैक हुए, पहले अमेरिका ने किए ईरान को उनको रोकता पड़ा, कुवैत पे किया, ताकि ये खाड़ी के जो वैसल प्रॉक्सीज है वो ट्रंप को फोन करे कि भाई तुमको अभी तक हम लोगों ने ट्रिलियंस ऑफ डॉलर दे दिए, ये तुम ये मत करो, ठीक है ना। तो आई थिंक आज की पैनल डिस्कशन हैज बीन वेरी वेरी गुड, एवरीबॉडीज पॉइंट्स हैव बीन वेरी वेरी गुड। मेरा इतना ही बोलना है कि
जितना ये नजदीक जाएगा मिड टर्म के, इतना ही ट्रम्प को और नुकसान होना है। ये एप्स्टीन के फाइल्स में फंसा है, ये वॉर नेतन्याहू की है, ये जेडी वैंस अच्छा, बोल रवि चुके हैं करकरा जी से पूछ कि लेते हैं, जो आप विश्लेषण इस पर कर रहे हैं कि वहां पर इलेक्शन को लेकर के क्या आबो हवा है, क्योंकि सबने देखा नो किंग्स में आखिरकार किस तरीके से उस पूरे मूवमेंट में अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप को लेकर के लोगों की राय सीधे सीधे खुल करके सामने है कि वो डोनाल्ड ट्रंप को पसंद नहीं करते। कई सर्वे भी इस तरीके के खुलासे करते हैं। तो मिड टर्म इलेक्शन जैसे जैसे नजदीक आ रहे हैं वैसे वैसे ये हमले बढ़ते जा रहे हैं, तो डोनाल्ड ट्रंप क्या सच में अपनी कुर्सी गंवा देंगे इसी के साथ? ये युद्ध उन्हें ले डूबेगा। देखिए मीनाक्षी जी, बहुत ही इंपॉर्टेंट पैनल मेंबर्स ने पॉइंट्स बोले हैं। पर एक चीज लोग भूल जाते हैं कि इसमें सिर्फ ट्रम्प जो है उसका नुकसान नहीं हुआ है, इसमें पूरी रिपब्लिकन पार्टी, जेडी वेंस की जितनी बदनामी हुई है वो उससे निकल नहीं पाएगा। तो जेडी वेंस जो सोच रहा था कि मैं आगे जाके इलेक्शन के लिए आऊंगा, वो ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। पर सबसे बड़ा जो इशू जो है वो रिपब्लिकन पार्टी में भी, डेमोक्रेटिक पार्टी में भी, और जितने भी नेटो के जो मेंबर्स हैं वो वेट कर रहे हैं कि कौन से पॉइंट में जो है इजराइल एप्स्टीन की फाइल्स की जो सारा डेटा जो है वो पब्लिक के सामने आएगा। वो होगा जरूर, और इसको ये ईरान को भी पता है, ये जीसीसी कंट्रीज को भी पता है, ये यूरोप को भी पता है, ये भारत को भी पता है, ये बात सबको पता है। तो ट्रम्प जो है लगा हुआ है इसमें कि मुझे तो वो पैसे कितने कमा सकता है। सब परिवार आप देखिए ना कि आप कजाकिस्तान में जाके डील करके आ रहे हैं, उसकी बेटी क्या कर रहे हैं कजाकिस्तान में? क्यों मतलब है कि आप वॉर के बीच में जाके आप मिनरल्स की डील करके आ रहे हो? क्यों आप वहां पे बोर्ड की सीट ले रहे हो? बहुत ज्यादा इसमें इतने ज्यादा लेयर्स हैं। आप पानी को क्रिप्टो के साथ डाल रहे हैं। आपने देखा होगा कि ट्रम्प की स्टेटमेंट आई थी कि हम लोग जो है पानी को भी क्रिप्टो के साथ डालेंगे, कि इसमें भी कॉइन निकालेंगे। तो ये जो जंग जो सर ने भी बोला, बहुत इंपॉर्टेंट, सारे सर्स ने जो बोला है कि ये जो वर्ल्ड जो वाटर वॉर जो है, और इसको तो मैं हर रोज देखता हूँ क्योंकि मैं इस टेक्नोलॉजी पे 24 घंटे मेरा इसमें काम होता है। और हम लोगों ने देखा है कि कैसे हमारी मशीन जो है 3 गुना प्राइस में चेन्नई से हमारी मशीन गई है फ्लाइट से, क्योंकि सी रूट से जा नहीं रही थी। और ये जो त्राही जो मची है और ये जो छुआ जो है डिसैलिनेशन प्लांट्स को, ये इट नॉट गो वेरी वेल। 95% ऑफ वाटर यूएई में डिसैलिनेशन प्लांट से आ, कुवैत में, सऊदी में, आप उठा लीजिए एक एक जगह, वहां पे पानी जो है, और ये भी टेक्नोलॉजी किसकी है डिसैलिनेशन की? ये इजरायली टेक्नोलॉजी है। और एयर वाटर जनरेशन जो है, इसीलिए जो डिमांड जो बढ़ के आई है, पर इतना इजी नहीं है। ये तो बहुत बड़ा एक मिसफायर हुआ है। ट्रम्प जो है, जो मैं बहुत बार आपके कार्यक्रम में चैनल में बोल चुका हूँ, उसको बस एक ही इंपॉर्टेंट चीज लगती है, मैं। और उसको कुछ किसी ना उसको अमेरिका की कोई फिक्र है, ना उसे रिपब्लिकन पार्टी की कोई फिक्र है, कि नेता ना से उसे ज्यादा तो नेटो वो की कोई बहुत बड़े फिक्र है। बिजनेसमैन हैं और वही दिमाग अभी भी इस युद्ध में वो चला रहे हैं। लेकिन विंग कमांडर आलोक साय जी, अगर ईरान के ऊपर हमले हो रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि ईरान शांत बैठा हुआ है। ईरान दुगनी रफ्तार से हमले भी कर रहा है, दुगनी ताकत भी उसमें झोंक रहा है। तो क्या सच में ये युद्ध थर्ड वर्ल्ड वॉर का चैप्टर है, या फिर ये माना जाए कि ये वियतनाम अफगानिस्तान की एक और कहानी है जो ईरान में दिखेगी? मीनाक्षी जी, मुझे तो लगता है कि ये वियतनाम जैसा कुछ युद्ध भविष्य में होने वाला है, क्योंकि ईरान पूरी तरह से हारेगा नहीं जब तक कि वहां ग्राउंड ऑपरेशंस आप नहीं करेंगे। ग्राउंड ऑपरेशंस आप कर नहीं सकते हैं। हालांकि जिस तरह से तटीय क्षेत्रों पर उन्होंने आक्रमण किया है, जिस तरह के द्वीपों पर जिस तरह का आक्रमण किया है, उससे मुझे ऐसा लग रहा है कि भविष्य में अमेरिका जो है वो इन बंदर अब्बास के आसपास के द्वीपों में ग्राउंड ऑपरेशन करने की शायद सोच रहा है। ये मैं जियो पॉलिटिकल एक्सपर्ट होने के नाते बता रहा हूं। जिस तरह के आक्रमण हो रहे हैं, रडार लिंक को ध्वस्त करना, कम्युनिकेशन सेंटर को ध्वस्त करना, उन सारे संयंत्रों को ध्वस्त करना जिससे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के आसपास के एरिया को कंट्रोल करने में ईरान को सहायता मिलती है, बल मिलता है। ये दर्शाता है कि वो इस क्षेत्र में कुछ ना कुछ भविष्य में करना चाह रहा है। लेकिन एक बात देखिए आप मीनाक्षी जी, मैं कहूंगा कि अमेरिका सिर्फ इसलिए युद्ध नहीं कर रहा है कि ट्रंप इस समय वहां पे हैं, ट्रंप पगला गए हैं या कुछ ऐसा है। अमेरिका को आजाद हुए 250 साल हुए, और इस 250 साल में 200 से ज्यादा डिक्लेयर्ड अनडिक्लेयर्ड वार अमेरिका लड़ चुका है। सिर्फ 25 या 30 वर्ष ऐसे हैं जब अमेरिका ने युद्ध नहीं किया है कहीं ना कहीं। तो अमेरिका की ये पूरी इकोनॉमी, पूरा उसका साइकोलॉजिकल जो एग्जिस्टेंस है एज ए नेशन, वो इसी तरह का है। युद्ध करना, मसल दिखाना अपनी दुनिया में हर जगह, और ये उसकी नियति है।
और इसके कारण वो बहुत ही एक रोग नेशन बन के उभर रहा है। और ट्रंप के आने के बाद से इधर के कुछ सालों में पूरी दुनिया इसके कारण परेशान हो चुकी है। इसका यह मतलब नहीं है कि मैं ईरान को क्लीन चिट दे रहा हूं। ईरान में जिस तरह से रिलीजियस फंडामेंटलिज्म उभर के सामने आया है, वहां की सत्ता में ईरान शांत नहीं बैठेगा। यह मेरा भविष्यवाणी है कि ईरान बहुत बुरी तरह बर्बाद होगा। आप देखिए, जहां भी इस तरह के रिलीजियस फंडामेंटलिज्म जिस देशों में हुए हैं, उन देशों का सर्वनाश हुआ है। ये इतिहास बताता है हमारा। जी मीनाक्षी। बिल्कुल। अब लेफ्टिनेंट कर्नल जे.एस. सोडी, तो मतलब इतिहास यहाँ पर भी अपने आप को दोहराते हुए नजर आने वाला मिडिल ईस्ट में। मीनाक्षी जी, 1976 में एक लेख लिखा गया था जिसका शीर्षक था द फेट ऑफ एम्पायर्स, जो कि जॉन ग्लब ने लिखा था। और इस लेखक ने 1976 में लिखा था कि कोई भी एम्पायर होता है दुनिया का, वो 250 साल में खत्म हो जाता है। हाँ। ये जो साल है 2026, ये अमेरिका का 250वां साल है। मीनाक्षी जी, जब इस वक्त का इतिहास 25-30 साल बाद लिखा जाएगा, तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज या ईरान युद्ध अमेरिका की पतन की शुरुआत होगी एज अ महाशक्ति। दूसरी चीज, आज मैं दर्शकों के सामने कन्फेशन करना चाहूंगा। मीनाक्षी जी, जब तक पिछले साल 12 दिन का ईरान युद्ध नहीं हुआ था, तब तक मैं सोचता था कि ईरान फटीचर देश है, ईरान बिल्कुल कंगला देश है, ईरान के पास कोई सैनिक ताकत नहीं, क्योंकि मैं वेस्टर्न मीडिया को बहुत देखता था ईरान के बारे में जानने के लिए। लेकिन पिछले साल के 12 दिन के युद्ध के बाद आज तक मैंने बहुत रिसर्च की, बहुत किताबें पढ़ी, और मैं दर्शकों को बताना चाहूंगा कि जो ईरान के बारे में झूठ फैलाया गया है वेस्टर्न मीडिया से, वो पूरा गलत है। ईरान को आपको जान के हैरानी होगी कि दुनिया में जो इंटेलिजेंट क्वोशंट होता है, उसमें ईरान नंबर 4 पोजीशन पे है, अमेरिका 30वें पोजीशन पे है, इजराइल और भी नीचे 45वें पोजीशन पे है। ईरान के जितने सरकारी अफसर या अधिकारी हैं, वो सारे पोस्ट ग्रेजुएट हैं और 50% से ज्यादा वो डॉक्टरेट हैं। कोई दुनिया का देश बताइए जिसके सरकारी जो एम्प्लॉयज हैं वो 50% डॉक्टरेट हैं। दुनिया में ईरान के अलावा कोई देश नहीं है। दूसरी चीज, ईरान मैं मानता हूं आर्थिक तौर पे कमजोर है, सैनिक तौर पे कमजोर है बनस्पत अमेरिका और इजराइल के, लेकिन ईरान ने 18 अप्रैल 1988 से इस 2 फ्रंट वॉर की तैयारी बेखूबी से की है। अभी भी जो युद्ध विराम हुआ, अमेरिका ने तो कोई नया हथियार बनाया नहीं, लेकिन ईरान ने दुनिया का सबसे डेडली ड्रोन बनाया जिसका नाम है हदीद 110, और ये 40-50 दिन के युद्ध विराम के ड्यूरेशन में ईरान ने बनाया है। तो पहली बात तो मैं दर्शकों से अनुरोध करूंगा कि ईरान को फटीचर, गरीब देश, बिल्कुल कंगला देश नहीं, लोगों ने तो अपना ये मन बहुत पहले मुझे लगता है बदल लिया है। एक देश जिसको लेकर के इतने सारे नैरेटिव गढ़े गए, लेकिन उस देश ने जिस तरीके से मुंहतोड़ जवाब दिया और अमेरिका को जिस तरीके से घुटनों पर लाया है, उसके बाद हर कोई अपना पूरा बयान न केवल बदल चुका है बल्कि पन्ने देख रहा है कि उसे जल्द से जल्द हटा दे, वरना हमारी फजीयत हो जाएगी। फिरोज जी कुछ कह रहे थे। जी हाँ, मैं इतना ही कहूंगा। मैं हमारे मिलिट्री साथी से मैं एग्री करता हूँ कि जो कट्टरवादी धार्मिक देश होता है वो डूबता है, और पॉइंट इज के जो अमेरिका में जो क्रिश्चियन राइट विंग व्हाइट सुप्रीमेसिस्ट ने सत्ता कैप्चर किया, इसलिए अमेरिका डूब रहा है। जो इजराइल में जो नेतन्याहू की जो कट्टरवादी यहूदी सरकार है, और ये सबसे एक्सट्रीमिस्ट जूइश सरकार है, इसलिए वो डूब रहा है। और मुझे पता था कि ये जितना कट्टर यहूदी देश बनेगा, इतना इजराइल वीक होगा। और ईरान एक कंजर्वेटिव कंट्री है, मगर वो कट्टर नहीं है। जो भी ईरान को जानते हो, सोरी साहब बहुत अच्छी तरीके से जानते हो, जो अमेरिका के साथी बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। मगर रियलिटी है कि ईरान इज ए सिविलाइजेशन। खाली उसको एक मुस्लिम कंट्री करके, उग्रवादी करके ना देखे, वो 5000 साल पुरानी सभ्यता है, और वो सभ्यता का एक पार्ट उसका इस्लाम है। और ये भी इस्लाम वो नहीं है जो हम लोग बाजू के पड़ोस के देश में देखते हैं। यही ईरान है जिसने क्रिश्चियंस को बचाया, सीरिया में लड़ा है ऐसे अलकायदा को इराक में। और जोलानी आज जो बैठा है सीरिया में, जो जबत अल नुसरा आईसिस का चीफ था, उसको ट्रंप ने बिठाया है, इजराइल ने बिठाया है, तुर्की ने बिठाया है, सऊदी ने बिठाया है। तो ये है इनका ढकोसला आतंकवाद को लेकर और ये कट्टरवादी धर्म को लेकर। तो द पॉइंट इज के जो इजराइल है वो एकदम कट्टर यहूदी कंट्री है, रेसिस्ट अपार्थाइड कंट्री है। आप किस बात पर आलोक सर भी कुछ रिएक्ट करना चाह रहे हैं, उनका भी एक जल्दी से रिएक्शन ले लेती हूँ। जी सर। मीनाक्षी जी, मैं बस ये कहना चाह रहा हूं कि देखिए ये युद्ध लंबा क्यों चलेगा, क्योंकि ईरान ने जो तैयारियां की हैं बहुत ही सोच समझ के, बहुत ही श्रूड तरीके से
जो अंडरग्राउंड उन्होंने कारखाने बनाए हैं, मिसाइल बनाने के कारखाने भी अंडरग्राउंड वर्क कर लिया है, और उसको वहां पर जैसे मेट्रो सिटीज होते हैं यूरोप के, उस तरह से वहां नीचे डेवलप किया हुआ है, स्टोरेज एंड ट्रांसपोर्टेशन के लिए रेल नेटवर्क बनाया हुआ है। तो और वहां तक इनके कोई भी बंकर बस्टर बम अभी तक पहुंच नहीं रहा है। तो अमेरिका के पास और इजराइल के पास अभी भी ईरान की जो मारक क्षमता है, उसकी जो स्टोरेजेस हैं, मिसाइल्स और ड्रोन्स को तबाह करने का कोई भी कामयाब तरीका भी नजर उनको नहीं आ रहा है। इसलिए ईरान जो है टिका हुआ है और वो लंबा टिका रहेगा और काफी विध्वंस मचाएगा। जी हाँ, मुझे बस डर ही इस बात का है कि ये विध्वंस जब ज्यादा बढ़ता जाएगा तो ये पूरे मिडिल ईस्ट के देशों में कहीं आपस में बुरा युद्ध बड़े रूप में न ले ले। अच्छा, एक छोटा सा सवाल सर इसी में और ऐड ऑन कर देती हूँ कि कोई खाड़ी का देश आएगा ईरान के साथ खड़े होने के लिए? देखिए, ये कहना बहुत मुश्किल है, लेकिन जिस तरह से परिस्थितियां बन रही हैं, खाड़ी के देश हो सकता है ईरान के विरुद्ध लामबंद होने लगे। ऐसा लग रहा है जी। ठीक है सर, बहुत धन्यवाद आप सभी के मेरे साथ जुड़ने के लिए, चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। बहुत महत्वपूर्ण सवाल था ये कि आखिरकार वहां पर मिडिल ईस्ट की कंट्री आकर के खड़ी होंगी या नहीं होंगी, अब देखना होगा वक्त क्या कहता है, और ये कंट्री आपस में लड़ती हैं या फिर एक दूसरे का साथ निभाती हैं। रुकना एक छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं मत जाएगा, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।